हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन। आज मैं फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन टॉपिक पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को लेके आई हूँ, जिसे मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन यूएसए द लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट वैगनर एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। यूएसए में लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट जो वैगनर एक्ट बना था वो कब बना था? इसका ऑप्शंस है 1936, बी है 1947, सी है 1957 एंड डी है 1967। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये सवाल ऐसा है जिससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चंस मैंने हमेशा देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, तो इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको याद भी होगा। तो ये जो वैगनर एक्ट था ये कब आया था? ये 1935 इसे बोलते हैं, 36 में ये यूएसए में ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन के लिए, वर्कर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का राइट देता है और कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए परमिशन देता है कि वो अपने हक के लिए लड़े। तो ये एक्ट आया था, वैगनर एक्ट 1936। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1936। क्वेश्चन नंबर 2, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच वॉज गिवन बाय। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच तो था, वो दिया गया था ऑप्शन ए जी मार्गरेशन, बी हर्बर्ट साइमन, सी चेस्टर बर्नार्ड, डी ऑल ऑफ दीज। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो सोशियोलॉजी अप्रोच है उसे किसने दिया था? देखिए इसमें एक नाम है, आप याद रखिए, ये दिया था जी मार्गरेशन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेब वॉज फर्स्ट टू यूज द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग। ऑप्शन है ए 1891, बी है 1890, सी है 1861 एंड डी है 1892। ये सिडनी एंड बीट्रस वेब की बात कही गई है। इन्होंने ही कलेक्टिव बार्गेनिंग शब्द का पहली बार यूज़ किया था। ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि किसने यूज़ किया था और कब किया था? तो 1891 में किया था। कलेक्टिव बार्गेनिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सामूहिक रूप से मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों पार्टी के मेंबर्स बैठ के एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करते हैं और उसे तय करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1891। क्वेश्चन नंबर 4, गांधीयन टेक्निक ऑफ रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज। जो गांधी जी का टेक्निक था, गांधीयन अप्रोच जिसे कहते हैं, वो कभी कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं भी डिस्प्यूट्स हो तो उसका जो उन्होंने बताया था कि कौन सा टेक्निक यूज़ करना चाहिए वो क्या था? ऑप्शन है ए कंसिलिएशन, बी वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, सी एडजुडिकेशन एंड डी कलेक्टिव बार्गेनिंग। इससे सही आंसर आप लोग बताएं। देखिए गांधी जी क्या थे? वो अहिंसावादी थे, नॉन वायलेंस को वो प्रोटेक्ट करते थे, उसके समर्थक थे। तो उन्होंने कहा था कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको शांति से के साथ बैठ के किसी को भी आप मीडिएटर बना लीजिए और आप अपना प्रॉब्लम रखिए, वो उसमें डिसीजन देगा। शांति से वो समर्थक थे कि कोई भी प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन करना है तो उसके लिए हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने बात को रखना लेकिन ज़रूरी है, वो स्ट्राइक करने के लिए भी समर्थक थे, बट हिंसा नहीं, नॉन वायलेंस तरीके से। तो उन्होंने जो सही मेथड बताया था, समर्थन किया था, वो था वॉलंटरी आर्बिट्रेशन का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्लेनरी labor conferences was the initial name of which of the following organization? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस में आया हुआ है। ए है ILO, बी है स्टैंडिंग लेबर कमिटी, सी है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, डी है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। आपको बताना है कि इन सब में से किसका
प्रीवियस नेम प्लेनरी लेबर कॉन्फ्रेंस था। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए, आप अपना आंसर मिला लीजिए। इसका सही आंसर है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। अभी 2011 में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है उसका 100 साल मनाया गया है, लेकिन इसका ये जो नाम है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ये 1941 के का इसमें दिया गया था, सेशन में दिया गया था। पहले इसे प्लेनरी लेबर कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। तो ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट था, मगर इस पर क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिए। प्लेनरी लेबर कॉन्फ्रेंस कहते हैं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को। और ILO जो है वो एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है, इसके बारे में बता चुके। 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसमें लेबर, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट तीनों के बॉडी मीटिंग में जाते हैं, बैठते हैं और लेबर रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद ILO कन्वेंशन और रिकमेंडेशन को पास करता है, जिसको कि जो भी उसका मेंबर कंट्री है वो रेटिफाई करता है तो उसको मानना मैंडेटरी होता है। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ को समझते जाइए, याद करते जाइए, पढ़ते जाइए, तो आपका नॉलेज डेवलप होगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका एग्जाम्स में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। छोटी मोटी गलतियां जो होती है कन्फ्यूज़न के कारण, चूँकि समय कम होता है, तो वो नहीं होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हर क्वेश्चन के बारे में सिर्फ आंसर याद नहीं करना है, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसको आंसर देना है। एग्जाम्स में हमेशा ये ज़रूरी होता है। जो कई बार होता है कि सही आंसर आता है, फिर भी कन्फ्यूज़न के कारण हम क्या करते हैं, गलत आंसर टिक कर देते हैं, क्योंकि हम उसको हमारा अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यही मेरा जो आंसर है यही सही है। तो जो भी चीज़ पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन उसको अच्छे से याद करके रखिए मेमोरी में, और कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, ताकि जितना भी हम क्वेश्चन करें वो पूरा सही हो। ओके, देखते रहिए, आगे का वीडियोस भी देखिए। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं, सबको देखिए और आगे भी जुड़े रहिए। मैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs और टॉपिक्स पे वीडियोस ला रही हूँ। पेपर 1 पे भी मेरा वीडियो आ रहा है। Thanks for watching. Till then,